Oh yes, hi. Let me just check if we are audible or not. Hello, hello, mic testing. Okay, so everything is fine now. तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अह, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। वीडियो कैप्चर हो रहा है। ठीक है, ऑडियो इज प्रॉपर। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। हाँ, सो हाय। एक मिनट, कैमरा किधर है? ठीक, सो हाय, दिस इज सी ए उमगल, फैकल्टी फॉर सी इंटर ऑडिट इन एफएम। तो आज हमारा पर्पस क्या है? तो आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा सी ए पी एम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टली पीपीटी में आ रहा हूँ और ब्लैंक पेज से शुरू करता हूँ। और जस्ट अ सेक। तो हमें आज शुरू करना है सी ए पी एम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सी ए पी एम क्या होता है। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा कैमरा किधर है। तो मुझे देखना कहाँ है, तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि मैं कहीं और देख रहा हूँ, तो पार्डन मी फॉर दैट। तो हमारा सी ए पी एम है आज का टॉपिक। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए। अ, मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं पहले ब्लैंक पेज से ही शुरुआत कर रहा हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, लेआउट ब्लैंक। ठीक है, चलेगा। So I welcome you again. So this is ये ओमगर, फैकल्टी फॉर सी इंटर ऑडिट एंड एफएम। मैं ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। और ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ जो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग हैं, जो टॉपिक डिफ़िकल्ट हैं, जो टॉपिक्स के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम्स में। तो ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही आज एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है सी ए पी एम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं। लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ प्रॉपर पेन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, अब मैं अगर डायरेक्टली इसको शुरू कर दूंगा तो शायद थोड़ा सा चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो मैं पहले अभी तक आप लोग को ये समझा दे रहा हूँ कि अभी तक इस चैप्टर में अगर ठीक है, मैं ऑनेस्टली ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये चैप्टर पूरा मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है। बट सी ए पी एम से पहले एटलीस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको क्या क्या चीज़ें और कवर करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रहेगा वो सी ए पी एम पे रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मैं अगर इसको ब्रेक करूँ तो कॉस्ट एंड कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो हम बिजनेस शुरू करने के लिए जो फंड लगाते हैं, इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो हम करते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में हमारे पास खुद का पैसा नहीं होता है, इनिशियली इतना पैसा नहीं होता है, तो हमें बहुत लोग से बोरो करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, तो अब जहां से मैं पैसा बोरो कर रहा हूँ, देखिए फिर से मुझे कैपिटल बिजनेस में लगानी है, क्योंकि अदरवाइज मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस कर नहीं पाऊंगा। तो उस कैपिटल में बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया, मैंने इक्विटी शेयर से पैसा लिया, मैंने डेट से पैसा लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, वगैरह वगैरह। अब उनने उनसे पैसा तो ले लिया, लेकिन क्या वो बदले में कुछ मांगेंगे? नहीं, ऑब्वियसली वो मांगेंगे, वो उनका हक बनता है। जो बदले में हम उनको दे रहे हैं, जो बदले में हम उनको कॉस्ट दे रहे हैं, जो बदले में हम उनको रिटर्न दे रहे हैं, जो बदले में हम उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, वही है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आपको एटलीस्ट सी ए पी एम से पहले जो कवर करना है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हो गया। अच्छा, फिर हमें कवर करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कुछ नहीं है, अ, मतलब मान लीजिए, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, और वो 10 लाख का कैपिटल पूरा इक्विटी का है, मतलब पूरा इक्विटी से ही वो पैसा 10 लाख का आया हुआ है। और इक्विटी को मैं 15% का कॉम्पोजिशन दे रहा हूँ। तो यही 15% मेरा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही 15% क्या हो गया मेरा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरी बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल लूं, तो 10 लाख रुपीज मैंने दो जगह से रेस किया हुआ है। एक इक्विटी से भी रेस किया हुआ है और डेट से भी रेस किया हुआ है। सिंपल रखा हूं एग्जाम्पल,
कितना कितना रेस किया हुआ है, मान लेते हैं 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख डेट से। तो सर इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में हम कॉस्ट कैसे निकालें? मतलब यहाँ पे तो क्रिस्टल क्लियर है कि सर 10 लाख का आपने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, और वो पैसा इक्विटी फाइनेंस्ड है, उसमें आपको 15% का कॉम्पनसेशन देना है, और वही हमारी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जी मेरा कैपिटल है, इस पे लगने वाली कॉस्ट क्या है, 15%। तो स्ट्रेट अवे आंसर ये है, 15% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब बात करूं कि मेरे पास जो कैपिटल है उसमें एक जगह से पैसा नहीं आया है, एक जगह से ज्यादा पैसा आया है, मतलब इक्विटी से भी है, डेट से भी है, प्रेफरेंस से भी। देखिए कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाले? तो मान लेते हैं 5 लाख इक्विटी से उठाया, डेट से 5 लाख उठाया। इक्विटी वालों की जो आस्क है वो है 12% का, और डेट वालों की आस्क है मान लीजिए 8%। ठीक है, अब सोच के बताइए, अगर यही पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से आया होता, मेरी बात समझिएगा, यही पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से आया होता तो मैं बोल सकता था कि माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। बट क्या पूरा का पूरा 100% पैसा इक्विटी से आया है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, 50%। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी मेरी, टोटल कॉस्ट में 6%। और अगर मैं बोलता कि पूरा 10 लाख रुपए डेट से आया है, तो मैं क्या बोल सकता था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। लेकिन नहीं, क्या पूरा डेट से आया, नहीं, 50% आया है। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी टोटल कैपिटल में, 4%। तो मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, 10%। ये शॉर्टकट है निकालने। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए मेरा आज का मोटिव ये है, मोटो ये है, CAPM का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लेकिन उसके पहले का कुछ बेस समझाना आपको जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ये CAPM टॉपिक आखिर आया कहाँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको CAPM पढ़ना है तो उसके बाद आपको ज़रूरी है जैसे हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट निकालना। ठीक है, उसमें भी 3 कंपोनेंट था कि अगर सर रिडीमेबल डेट है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें, इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें। तो ये हमने सीखा था। ठीक है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है KD। सेम फिर हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। एक मिनट मुझे चेक करना चाहिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, जस्ट ठीक है। तो ठीक। तो नेक्स्ट हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में दो चीज़ आती है कि भाई आपके पास जो प्रेफरेंस आपने जो मार्केट में इशू किया है वो रिडीमेबल फॉर्म का है, और दूसरा इरिडीमेबल फॉर्म का है। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, इसकी अलग कॉस्ट आती है, इसकी अलग कॉस्ट आती है, इसको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है KP। ठीक है, अच्छा, इतना क्लियर है? पहले इतना एक बार देखिए, आप लोग गो थ्रू कीजिए इतना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने CAPM में भी टच भी नहीं किया। ये बात इतना देखिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ना जरूरी था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ना जरूरी था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पढ़ना जरूरी था, इतना हो गया। उसके बाद ये चीज़ है। फिर एक सेकेंड। तो कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से मेथड नंबर 5 है हमारा CAPM। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या था अगर याद हो आपको तो, उसमें था कि डिविडेंड प्राइस मॉडल, शायद ऐसा कुछ था, डिविडेंड प्राइस मॉडल था। फिर मेथड नंबर 2 था अर्निंग प्राइस मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा था गॉर्डेंस मॉडल या गॉर्डेंस का ग्रोथ मॉडल। ठीक है, स्टफ लाइक दैट। उसके बाद चौथा था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, ठीक। अब मैं इंडिविजुअली तो नहीं समझा पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो आपको ये समझना जरूरी है, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर कि आपने इतना कंटेंट कवर किया हो। क्या क्या बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के। फिर आपका कॉस्ट ऑफ डेट कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कंप्लीट होना चाहिए। इतना है। तो अब फाइनली शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मैं एक बार पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो फाइनली अब शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मेथड नंबर 5, जो कि हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो मेथड नंबर 5 है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो बस ठीक है। तो अब बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है कि हमें इक्विटी वालों को कितना पैसा देना है, हमें इक्विटी वालों को कितना कॉम्पनसेशन देना है, ठीक है, बदले में कितना रिटर्न देना है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो चलिए ठीक। तो शुरुआत करते हैं। हम्म, तो हमारा टॉपिक है आज का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें पहले तो एक टर्म समझते हैं कैपिटल एसेट। देखिए, अगर आप चीज़ों को ब्रेक करना सीख गए तो आपका काम वही आसान हो जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट को अलग कर दीजिए और प्राइसिंग मॉडल को अलग कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट का नाम आपने मे भी सुना होगा आपके इनकम टैक्स में। कैपिटल एसेट का नाम आपने इनकम टैक्स में सुना होगा। तो कैपिटल एसेट वो एसेट होती है, अगर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे ऊपर कैपिटल गेन अराइज हो जाता है, और जो कि दो तरीके का हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने क्या बोला? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, एक है कैपिटल एसेट, एक है प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है कि एज पर द इनकम टैक्स अगर हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे ऊपर कैपिटल गेन अराइज हो जाता है, और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल एसेट होती क्या है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जिसमें हमारे गोल्ड आ गए, ज्वेलरीज आ गए, बुलियंस आ गए, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लैंड बिल्डिंग आ गई, ठीक है, हमारे शेयर सिक्योरिटीज आ गए, ठीक है। तो अब मैं एक जगह रुक रहा हूँ, शेयर्स पे, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हमें शेयर्स का प्राइसिंग करना है। शेयर की प्राइसिंग करके उसको कितना रिटर्न दें, कितना कॉम्पनसेशन दें, कितना कॉस्ट दें, बस ये पता करना बेसिकली शेयर्स की प्राइस या शेयर्स का भाव निकालने वाला मॉडल है। मैंने देखिए कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया फ्रॉम इनकम टैक्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का मतलब कल तो समझाया आपको कि कैपिटल एसेट और प्राइसिंग मॉडल अलग कर दीजिए। कैपिटल एसेट का मतलब आपके इनकम टैक्स से आता है, कि कैपिटल एसेट का मतलब ये है ऐसी कोई भी एसेट जिसको आप ट्रांसफर करने से आपके ऊपर कैपिटल गेन लग सकता है। कैपिटल गेन कुड बी ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर एंड लॉन्ग टर्म नेचर। ठीक है, मैं इनकम टैक्स में नहीं जा रहा हूँ। और कैपिटल एसेट आपने पढ़ा होगा गोल्ड बुलियन, मतलब जिसमें एप्रिसिएशन का चांस होता है, कभी भी उसमें सेकंड हैंड गुड्स नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें कभी भी एप्रिसिएशन का चांस नहीं होता। अच्छा, डिविएट नहीं हो रहा टॉपिक से, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बस हमारा मोटिव यही है। तो बेसिकली कैपिटल से प्राइसिंग मॉडल क्या है? शेयर्स का प्राइस निकालने वाला मॉडल, शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन करने वाला मॉडल, शेयर्स का प्राइस निकालने वाला मॉडल। क्लियर है? ओके, कैपरा कुछ ठीक है, कैपरा थोड़ा लाइट पड़ रही है ना आँख में, आँख पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, चलेगा। कंटेंट में फोकस कीजिएगा मेरे, कभी कदार
कैमरा भी पोजीशन पे नहीं छोड़ दिया तो ज़्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसलिए इसको टच नहीं करना चाह रहा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, क्लियर होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कैपिटल से प्राइसिंग मॉडल। नए पेज से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू साइड में गया, ठीक है। अभी आप फोकस कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैमरे पे फोकस मत कीजिए, आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेरा कैमरा पोजीशन पे नहीं है। उसको भी सेट करूंगा तो टाइम जाएगा, ठीक है। चेहरा तो आपने वैसे कई बार मेरा देखा ही हुआ है, क्या करेंगे बार बार चेहरा देख के। चलिए, तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ। पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला देख लेंगे ना। ठीक है, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, वेयर के ई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा इज इक्वल टू, अभी ठीक है, अभी सिर्फ बीटा कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में अभी अभी समझाऊंगा इसको बीटा क्या होता है। और आर एम का मतलब ये है एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट का पोर्टफोलियो। देखिए मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, जिसमें के ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बी बी फॉर बीटा कोफिशिएंट, और आर एम मतलब एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक। तो अब एक ही चीज पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। चलिए अब एक ही चीज सोचते हैं। अब फाइनली मैं शुरू कर रहा हूँ अपना सी ए पी एम मॉडल, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ बेस बनाया था, ठीक है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, सुनिएगा, एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल से बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। सपोज ही इज हैविंग अ सेविंग ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है। मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स है जिसके पास सेविंग पड़ी है 10,000 रुपए की, ठीक है। अब उस मिस्टर एक्स के पास इकलौता सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, मेरी बात सुनिएगा। एक मिस्टर एक्स है, उसके पास 10,000 रुपये सेविंग पड़ी है, उसके पास इकलौता सेफेस्ट ऑप्शन क्या है या सेफेस्ट मोड क्या है कि वो इस पैसे की एफडी करा दे, ठीक है। और जनरली एफडी में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, अराउंड 8% मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 8 भी बहुत आप ढूंढोगे तभी मिलेगा। जनरली 7 to 7.5 ऐसे ही रहता है। मैंने क्या बोला, एक मिस्टर एक्स है, जिसके पास 10,000 रुपए की सेविंग है, उसके पास सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, जिसको लोग बोलते हैं रिस्क फ्री ऑप्शन क्या है, कि वो एफडी करा दे इस पैसे की एट द रेट 8%, ठीक है। यही मेरा हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है 8%। इतना समझ में आया? अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा। अब हर आदमी थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, मेरी बात समझिएगा, हर आदमी थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। और उस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा सा रिस्क भी लेना लेना चाहे, थोड़ा सा रिस्क। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर आदमी थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। सपोज कीजिए अगर वो एफडी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा हर मंथ, सॉरी, हर साल, ठीक है। लेकिन वो चाह रहा है कि नहीं यार, थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं, 10 12 15 15 पे खेलते हैं, ठीक है, 12 पे खेलते हैं, 10 पे खेलते हैं। तो उसको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके पास ऑप्शन क्या है, उसको ज्यादा पैसा कमाना है तो वो क्या करेगा, फिर वो उसके पास एक तरीका ये है, एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ, ठीक है, ओके,
ओके, स्टार्टिंग किंग कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन ये मान लीजिए ये शेयर मार्केट, ये जो सर्किल है ये मान लीजिए शेयर मार्केट, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको ही पता है कि शेयर मार्केट में सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, बहुत सारी कंपनी होती है। तो ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा, एक कंपनी डी है, एक कंपनी ए, सिंपल रखता हूँ। ये 5 कंपनी मान लीजिए पूरे शेयर बाजार। मैं एग्जाम्पल की शुरुआत कर रहा हूँ। एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास 10,000 रुपए है, उसके पास सेफेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो एफडी करा दे इस 10,000 रुपए की एट द रेट 8%। लेकिन मिस्टर एक्स चाह रहे कि यार थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में हर आदमी को थोड़ा सा, हर आदमी एडिशनल इनकम देखता है। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि भाई वो शेयर शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा सा जाने का सोचे। अब शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं। मान लीजिए मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज बात कर रहा हूं कि वो एवरेज, मैं रैंडमली किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एवरेज अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो एवरेज वो कितना कमा सकते हैं। एवरेज मैं कह रहा हूं कि वो एवरेज 12% कमा सकते हैं, एवरेज। यही है मेरा आर एम, मेरी बात सुनिएगा। मैं कह रहा हूं वो अगर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूं अगर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो एवरेज वो 12% कमा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, अच्छा। लेकिन आप बताओ, यहां पे उनका रिस्क नहीं था या जीरो था, नील था। यहां 12% के लिए उनको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा ऑब्वियसली भाई। आप एडिशनल इनकम कितनी कर रहे हो, सॉरी 4%, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा ना। अच्छा, रिस्क को हम लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, खैर। मैंने क्या बोला, अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 8% मिलेगा, मार्केट में जाओगे एवरेज तो 12% मिलेगा, ये होता है आर एम, ठीक है। अब बात करता हूं कि आपने किसी कंपनी को टारगेट किया, मान लेते हैं कंपनी ए, ठीक है। अब पहले समझते हैं बीटा क्या होता है। बीटा का मतलब ये है कि बीटा का मतलब ये है, जस्ट बीटा का मतलब ये होता है कि कंपनी ए का स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैसे परफॉर्म करता है या मार्केट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। कंपनी ए का स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा। मार्केट के कंपैरिजन में वो कैसा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए आज मार्केट, मैं मार्केट में एवरेज बात कर रहा हूँ, मार्केट में तो जैसे आपने सेंसेक्स निफ्टी सुना होगा, ठीक है, ये एवरेज बेंचमार्क है। मार्केट आज 10% से राइज था, ठीक है। कंपनी ए का स्टॉक 15% से राइज था। मार्केट आज 10% से राइज था, तो कंपनी ए का स्टॉक 11% से राइज था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट 10% से उठा तो ए, मतलब कंपनी ए का स्टॉक 15% से उठा। मार्केट 10% से उठा तो कंपनी का स्टॉक 11% से उठा। अब सुनिएगा, अगर किसी कंपनी का बीटा 1 है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर किसी कंपनी का बीटा 1 है तो इसका मतलब ये हुआ वो कंपनी का स्टॉक मार्केट के इक्विवेलेंट परफॉर्म कर रहा है, वो मार्केट के इक्विवेलेंट परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर मार्केट 10% से उठा तो उस कंपनी का स्टॉक भी 10 से उठा, मार्केट 10 से गिरा तो भी 10 से गिरा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर मार्केट 10 से उठा, सॉरी, मैं बात कर रहा हूं मार्केट 10 से उठा, कंपनी का स्टॉक 15 से उठा, मतलब यहाँ पे कंपनी ए का स्टॉक 50% से ज्यादा उठा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ इस कंपनी का बीटा 1 नहीं है, 1.5 है, मतलब 1 से भी 50%। मैं कह रहा हूँ कंपनी, मार्केट का स्टॉक 10 से उठा, कंपनी का स्टॉक 11% से उठा, मतलब मार्केट से भी 10% ऊपर उठा। तो अगर ये 10 उठता, अगर कंपनी का ए का स्टॉक 10 उठता तो मैं बोलता 1 है, लेकिन 10 से ज्यादा उठा, 10% उठा, तो मैं बोलूंगा 1.10। यही होता है बीटा, यही होता है मेरा बीटा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फॉर्मूला होता है के ई इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर।
ये होता है, ठीक है, जिसमें के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग निकाल रहे हैं, आर एफ है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा है बीटा कोफिशिएंट, और आर एम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। मिस्टर एक्स के पास 10,000 रुपए थे, उनके पास चीपेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो इसकी एफडी करा दें @8%, और ठीक है, एफडी में आपको रिस्क भी नहीं रहेगा। अच्छा, अब वो थोड़ा सा और पैसा कमाना चाहते हैं तो वो मार्केट में जा सकते हैं, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में उनको एवरेज 12% मिल जाएगा। जो 8% है उसको बोलते हैं आर एफ, जो 12% है उसको बोलते हैं आर एम। ठीक है, तो एडिशनल 4% उनको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, बीटा क्या होता है? बीटा रिप्रेजेंट करता है, बीटा मेजर करता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे किसी कंपनी का बीटा 1 है, मतलब वो मार्केट के जैसे ही परफॉर्म करता है। ठीक है, मार्केट का स्नैपशॉट है, मार्केट का कॉपी बेस्ड है। ठीक है, लेकिन किसी बीटा बीटा अगर किसी का 1.5 है तो मतलब मार्केट 10 से उठा तो 15 से उठा, मार्केट 10 से गिरा तो वो 15 से गिरा। ये भी सुनिएगा, मार्केट 10 से गिरा तो 15 से गिरा। 1.1 है, मार्केट 10 से उठा, कंपनी का स्टॉक 11 से उठा। मार्केट 10 से गिरा तो कंपनी का स्टॉक 11 से गिरा। ठीक है, तो जिसका बीटा 1 से ऊपर होता है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, पहले इतना एब्जॉर्ब कीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा पानी। ऑल गुड। तो अभी तक वीडियो प्रॉपर चल रहा है ना? चलिए, ठीक है, तो इतना हो गया। अब ठीक, बस एक स्लाइड मुझे और लगेगी, उसके बाद आई एम डन विथ सी ए पी एम। तो न्यू स्लाइड लेते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर अच्छा, अब मान के चलते हैं कि अब आप किसी कंपनी को टारगेट करते हो, मान लो। ठीक है, आपने कंपनी ए को टारगेट किया। ठीक है, लेकिन कंपनी ए में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनी ए का बीटा 1.5 है, कंपनी ए का बीटा 1.5 है। अब सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, 1.5 का मतलब ये है, 1.5 का मतलब ये है कि मार्केट 10 से उठा तो कंपनी का स्टॉक 15 से उठेगा, मार्केट 10 से गिरा तो कंपनी का स्टॉक 15 से गिरेगा। मेरे लिए रिस्क क्या है कि 10 से उठा तो 15 जाएगा, कि 10 से गिरा तो 15 गिरेगा, 10 से गिरा तो 15 गिरेगा। रिस्क हमारा ये है कि 10 से गिरा तो 15 गिरेगा, मतलब कंपनी ए में मुझे 50% ज्यादा रिस्क है, क्योंकि मार्केट में मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा 10% गिरेगा, तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा 15% गिरेगा। ठीक है, तो रिस्क हमेशा, जो हमारा जो लॉस हो सकता है, हम लोग उस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप कंपनी ए में कितना मांगोगे? ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली मेरी बात सुनिए, नॉर्मली आप कितना मांगो कंपनी ए से? कंपनी ए से आप कहते हैं कि भाई मेरे को 8% तो चाहिए, क्योंकि 8% तो मैं वैसे भी एफडी में कमा रहा था, प्लस 4% मुझे चाहिए, क्योंकि 4% मैं क्या लूंगा, रिस्क प्रीमियम, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सिंस ये रिस्क प्रीमियम तो कैसा है, मार्केट का रिस्क प्रीमियम है, लेकिन सिंस तुम्हारे कंपनी में भाई 50% ज्यादा रिस्क है, तुम्हारी कंपनी में 50% ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो आप इस कंपनी से कितना मांगोगे? 8% तो आप मांगोगे, प्लस 4 × 1.5, मतलब 8 + 6, मतलब टोटल आप कितना मांगोगे इस कंपनी से? 14%।
समझा? 4% तो आप नॉर्मल सिचुएशन में मांग, लेकिन सिंस इस कंपनी में 50% ज्यादा रिस्क है, तो आप कितना मांगोगे? 6%। तो 8 + 6 कितना हो गया? 14%। ठीक है, तो सीएपीएम को कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे कि सीएपीएम होता क्या है। कुछ एक दो बातें और हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, सीएपीएम का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो सीएपीएम का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि सीएपीएम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ, जिसमें के ही क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कि मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो 14% क्या था कि कंपनी को इतना 14% कमा के देना पड़ेगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अच्छा, फिर आर एफ क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा एग्जाम्पल में था 8%। बीटा क्या है? बीटा का मतलब ये है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैसे परफॉर्म करता है। आरएम का मतलब क्या है कि एवरेज मार्केट में हमको कितना रिटर्न मिलता है। और आरएम माइनस आरएफ का मतलब क्या है कि हमारा रिस्क प्रीमियम क्या है। ठीक है, ठीक है, अभी शॉर्ट कमिंग्स में नहीं जाते, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर से समराइज कर रहा हूँ चीजों को, फोकस से जगह डबल। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या शुरुआत किया, मैंने शुरुआत किया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट की प्राइसिंग बताने वाला मॉडल। कैपिटल एसेट को मैंने समझाया विद एन एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स। कैपिटल एसेट क्या है सर? ऐसा एसेट जिसको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन लग जाता है। और कैपिटल एसेट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, वो हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कैपिटल एसेट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एसेट होती क्या है। तो कैपिटल एसेट के बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे गोल्ड है, बुलियन है, ज्वेलरीज है, लैंड एंड बिल्डिंग है, शेयर्स है। मतलब जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑप्शन है, जिसमें उसका एक चॉइस है, उसको हम लोग कैपिटल एसेट में ट्रीट करते हैं। शेयर्स का प्राइस हमको पता कर रहा है तो वो सीएपीएम में कवर हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। यही क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब अगर किसी इक्विटी ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो उसको कॉम्पनसेशन में कितना पैसा चाहिए, कॉम्पनसेशन में कितना रिटर्न चाहिए, वही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आरएफ, आरएफ डिनोट करता है कि अगर मुझे एकदम सेफेस्ट ऑप्शन चाहिए इन्वेस्टमेंट का, जैसे एफडी है, हम एफडी करते हैं तो एफडी मेरा क्या है? सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, उसमें कोई रिस्क नहीं लेते, वो मेरा आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स है, ठीक है, वो हमारे आरएफ होता है। बीटा का मतलब क्या है? बीटा अभी मैंने आपको समझाया, बीटा का मतलब क्या है? बीटा मेजर करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस मार्केट के हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रही है। जैसे मार्केट आप 10% से उठा तो कंपनी का स्टॉक कितने परसेंट से उठा। ठीक है, अगर बीटा 1 है तो मतलब कंपनी और मार्केट इक्विवेलेंट परफॉर्म। बीटा 1.1 है, दैट मींस कंपनी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आरएम क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आरएफ है रिस्क फ्री रेट। एग्जाम्पल से समझाया आपको, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसके पास 10,000 रुपए। एक मिनट, मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ मिस्टर एक्स है, उसके पास 10,000 रुपए। ठीक है, उनके पास सेफेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि वो एफडी कर ले @8%। लेकिन हर आदमी को टेम्पटेशन होती है ज्यादा पैसा कमाने। वो शेयर मार्केट में गए, ये आपके पास शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में एक कंपनी नहीं होती, 5, 50, 100 कंपनियां होती है। मैंने एग्जाम्पल लिया 5 कंपनी है। आप एवरेज मार्केट में कितना कमा सकते हो? 12%। ठीक है, तो ये 12% एवरेज मार्केट से कमा सकते हो, ये आपका हो गया आर एम। एफडी से कमा सकते हो, वो हो गया आर एफ। मतलब आपने एडिशनल कितना कमाई की? 4% की, लेकिन उस 4% का आपने कुछ ना कुछ रिस्क लिया होगा। सही बात है, रिस्क लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ए का स्टॉक है, मार्केट 10 से उठा, कंपनी ए का स्टॉक 15 से उठा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, मार्केट 10 से गिरा तो कंपनी ए का स्टॉक 15 से गिर गया। मतलब यहाँ पे कंपनी ए का स्टॉक मेरे लिए 50% ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू एवरेज मार्केट का रिटर्न। तो इस वजह से हम कंपनी ए का स्टॉक में बीटा कितना हो गया? 1.5। ठीक है, समझ में आया था? अच्छा, अब एक बार एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको जस्ट सेकेंड हाईलाइटर। ठीक है, मान लेते हैं कंपनी ए में एक इन्वेस्टर कितना मांगेगा। तो कंपनी ए में इन्वेस्टर जाएगा, कितना मांगेगा? कहेगा भाई मेरे को 8% तो चाहिए, क्योंकि मुझे एफडी में 8 मिल रहा था, मेरे को 8 तो मांगता है। ठीक है, लेकिन वो एडिशनल कितना मांगेगा? रिस्क प्रीमियम कितना मांगेगा? तो वो जितना रिस्क ले रहा होगा। अच्छा, अगर वो मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो शायद उसको 4 तो एडिशनल मिल ही रहा हो। लेकिन सिर्फ मैंने आपको अभी समझाया, कंपनी ए में आपको 50% ज्यादा रिस्क है। तो 4 का 50% कितना हुआ? 4 का 50 2। तो मतलब आप 8 तो मांगोगे, 4 भी मांगोगे, 2 एडिशनल मांगोगे। कंपनी कंपनी ए में 50% ज्यादा रिस्क है। तो टोटल आप कंपनी ए से 14% की आस। यही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और यही हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग। ठीक है, इतना समझ में आया?
ठीक, एक बार 1 सेकंड दे रहा हूँ आपको, 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि यही सेम मॉडल आपका सीए फाइनल में भी है। और इस मॉडल से आपकी शुरुआत होती है कि आप मार्केट को समझने लगते हो, आप स्टॉक को पिक करने लगते हो, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और किससे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो किससे आप क्या भाव लगा रहे हो, वो आप समझने लगते हो इस मॉडल की हेल्प से। तो इंपॉर्टेंट है। हो गया इतना। चलिए, अब लास्ट 2-5 मिनट और लूंगा, फिर टॉपिक खत्म करूंगा, इतना लेंथी टॉपिक है नहीं। इसमें कुछ रिस्क हमको दी हुई है सीएपीएम के अंदर कि सीएपीएम में दो तरीके की, नहीं, जनरली सीएपीएम में दो तरीके की रिस्क होती है। अब वो रिस्क क्या होती है? एक होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक होती है सिस्टमैटिक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइफ में या जनरली पूरे फाइनेंस में दो तरीके के रिस्क है। एक होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क। समझते हैं, 2-5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? ये कंपनी की स्पेसिफिक रिस्क है, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्या एग्जांपल दूँ आपको? ठीक है, मैं एग्जांपल लिख के समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फोकस कीजिएगा यहाँ पे। लेट मी जस्ट सेलेक्ट पेन। ठीक है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे मिस्टर वाई है, ठीक है। उनके पास वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए की सेविंग पड़ी है। ठीक है, 10,000 रुपए की सेविंग पड़ी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा सेविंग मान लीजिए कंपनी एक्स के स्टॉक में डाल दिया, कंपनी एक्स के स्टॉक में डाल दिया। अब आप ये बताओ, मिस्टर वाई है, उन्होंने 10,000 रुपए की सेविंग पूरी की पूरी एक कंपनी में डाल दी, कंपनी एक्स पे। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपको नहीं लगता है कि मिस्टर वाई कंपनी एक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर कंपनी एक्स, मेरी बात समझिएगा, ये यही है रूल है पूरा फाइनेंस का। कंपनी एक्स अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी एक्स का स्टॉक ऊपर, कंपनी एक्स खराब परफॉर्म करेगी तो एक्स का स्टॉक नीचे। तो मतलब वाई बहुत ज्यादा वरीड होंगे कि अगर कंपनी एक्स डूबी तो उनका पैसा डूबेगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता था। इसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया अपना टॉपिक, इसी को हम लोग बोलते हैं अनसिस्टमैटिक। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ। इसी को हम लोग बोलते हैं अनसिस्टमैटिक। दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। एक दूसरी एग्जाम्पल ये लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए कि सेम वही पर्सन थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर, कौन सा मिस्टर लगा दूँ, मिस्टर जेड है, ठीक है। वो एक सीए है, तो स्मार्ट बंदा होगा। उसके पास भी मान लीजिए 10,000 की सेविंग। मैं कैपिटल को सेम रख रहा हूँ सो दैट आपको ये ना लगे मैंने कैपिटल चेंज कर दिया। सेविंग 10,000 ही है, लेकिन वो क्या करेगा ना, किसी एक स्टॉक को पिक नहीं करेगा। मान लेते हैं उसने 3 स्टॉक को पिक किया, ए बी सी, 3 कंपनी के स्टॉक को पिक किया। कंपनी ए में उसने 3 लगाया, कंपनी बी में भी उसने 3 लगाया, कंपनी सी में 4 लगाया। ठीक है, 10,000 रुपये उसने पूरा डाइवर्ट कर दिया ए बी सी में। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों की तीनों कंपनी डूब जाए? कभी ऐसा हो सकता है? रेयरेस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो कि तीनों की तीनों कंपनी डूब जाए। हो सकता है, हो सकता है कि किसी दिन कंपनी ए का स्टॉक पिट गया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि तीनों का स्टॉक एकदम डाउन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। देखिए, ये था अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये था सिस्टमैटिक रिस्क। तो सर इसमें रिस्क कहां से है? इसमें रिस्क आ सकती है कि अगर मार्केट में कोई चेंज आ गया, मार्केट में चेंज आ गया। आप बताओ, अगर मार्केट में रिसेशन आ गया, मार्केट में मंदी आ गई, मार्केट में डिप्रेशन आ गया, तो तीनों के स्टॉक डाउन हो जाएंगे। मेरी बात समझो, क्योंकि ये असिस्टमैटिक रिस्क में परफॉर्मेंस का रिस्क है कि कंपनी एक्स परफॉर्म नहीं की तो। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क में परफॉर्मेंस का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना कि तीनों कंपनी परफॉर्म ना करे, एक परफॉर्म नहीं करके दूसरी तो करेगी ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज का रिस्क है कि मार्केट में कोई चेंज आ जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, मार्केट में मंदी आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई रेवलरी है, कुछ भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। तो जो हमने अभी तक सीएपीएम में जो भी पढ़ा, सीएपीएम, तो सीएपीएम सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ही कवर करता है। क्योंकि सीएपीएम ये चीज एक्नॉलेज करता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है जो असिस्टमैटिक रिस्क को परसीव करता है, असिस्टमैटिक रिस्क को फेस करता है, वो उस रिस्क को एलिमिनेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है,
आप एक स्टॉक में पैसा मत डालो ना, आप अपने पैसे को डाइवर्ट कर दो, 2-3 फंड पे पैसा डालो ना, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। ठीक है, तो यही शॉर्ट समरी थी थोड़ा सा सीएपीएम के बारे में। तो लास्ट में एक फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, सीएपीएम में दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक है सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है कि जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, मतलब वो उसी कंपनी का रिस्क है, कंपनी परफॉर्म नहीं की मेरा पैसा डूबेगा, कंपनी परफॉर्म की मेरा पैसा मैं गेन में आ जाऊंगा। ठीक है, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ठीक है, अच्छा सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, ये मैं कहूंगा ये एक मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है, जैसे मार्केट में कोई चेंज आ गया, जैसे इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो रिस्क अराइज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते डाइवर्सिफिकेशन से, ये रिस्क हमको फेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, और सिस्टमैटिक रिस्क ही हमारा सीएपीएम मॉडल में कवर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अबाउट दिस सीएपीएम। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड कुछ भी हो डाउट आप कमेंट कर सकते हो। So this is it from my side. Stay blessed, stay happy. Bye bye.